वेलकम बैक टू द जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धास ई प्लेटफॉर्म। आज मैं आपके सामने मांग विश्लेषण को लेकर फिर से पुनः एक बार प्रस्तुत हूँ। इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हमने जो है मांग के डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखे, मांग का नियम, उसकी एक्सेप्शंस तथा अजम्पशंस वो देखा। अभी इस चैप्टर का जो लास्ट एस्पेक्ट है वो हम इसमें देखने वाले हैं, जिसमें हमें देखना है मांग का विस्तार, एक्सपेंशन और एक्सटेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, साथ ही साथ मांग का संकुचन जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, और मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। ये एस्पेक्ट्स हमें आज देखने हैं। तो बेसिकली जो मांग है, मांग को जो निर्धारित करने वाले घटक हैं उनकी बेस पर आप जो है मांग में वृद्धि या कमी ये आप देख सकते हैं। बेसिकली जब हम मांग का विस्तार, एक्सटेंशन इन डिमांड की बात करते हैं, तो ये एक्सटेंशन इन डिमांड जो है, मांग में जो विस्तार होता है वो किस वजह से होता है? उसका मूल्य कारण जो है, मुख्य कारण जो है वो ये है कि कीमत, प्राइस में यदि चेंज होता है और प्राइस में चेंज की वजह से जो डिमांड में चेंज है, मांग में जो चेंज हो रहा है, जिसमें प्राइस में कमी आ रही है और उसकी वजह से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो इसे हम मांग का विस्तार या एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं। उसी के साथ साथ यदि मांग जो है, मांग में संकुचन जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहते हैं, जब प्राइस बढ़ रहे हैं और उसकी वजह से मांग में क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो उसे हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे या मांग का संकुचन कहेंगे। तो जो एक्सपेंशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो है, ये दोनों जो एस्पेक्ट्स हैं, इसको इन्फ्लुएंस करने वाला जो इम्पोर्टेंट घटक है वो है प्राइस। तो प्राइस में चेंज की वजह से हमको एक्सपांशन इन डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड ये देखने को मिलता है। प्राइस के अतिरिक्त दूसरे फैक्टर्स जो है उनकी वजह से यदि मांग में परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे। यहाँ पर जो प्राइस है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड जो है, उसमें जो प्राइस है, प्राइस विल रिमेन द सेम, प्राइस जो है वैसे ही रहने वाले हैं, प्राइस स्थिर रहेंगे, बट स्टिल उसके बाद भी जो मांग है, मांग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, मांग बढ़ रही है जिसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे, मांग यदि कम हो रही है जिसे हम डिक्रीज इन डिमांड कहेंगे, डिक्रीज इन डिमांड या फिर मांग की कमी कहेंगे। तो ये जो कौन से घटक है, ये हो सकता है एक उपभोक्ता जो है, जो क्रेता है, उसकी आय में वृद्धि, पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या में वृद्धि या जनसंख्या में चेंजेस जो है वो, और दूसरे जो घटक है, इन घटकों की वजह से यदि मांग में चेंजेस आते हैं, मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे हम इंक्रीज इन डिमांड या फिर मांग में वृद्धि या फिर मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। तो बेसिकली मांग में जो परिवर्तन है वो दो फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, एक है आपका प्राइस और दूसरा अदर देन द प्राइस द अदर फैक्टर्स, एक प्राइस की वजह से और दूसरा प्राइस के अतिरिक्त दूसरे घटकों की वजह से। चलिए यही चीज़ जो है यहाँ पर हम देखते हैं। तो मांग का विस्तार जो है, एक्सटेंशन इन डिमांड जो है, उसमें आप देख रहे हो कि बेसिकली कीमत जो है, यहाँ पर कीमत 10 रुपये से 8 रुपये पर पहुँच गई, मतलब प्राइस में क्या आई, कमी आई। प्राइस में कमी की वजह से आपकी जो मांग है वो बढ़ गई, 20 यूनिट से वो मांग क्या हो गई, 25 यूनिट तक का पहुँच गई। तो यहाँ पर ये जो केस है इसे मांग का विस्तार कहते हैं, और उसको डायग्रामेटिकली यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। OP इज द ओरिजिनल प्राइस, OP इज द ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ये ओरिजिनल प्राइस पर जो आपकी मांग है वो है OM, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कितना है, OM है। प्राइस जो है OP से
OP1 तक का पहुंच गए, मतलब प्राइस में क्या हुई, 2 रुपए की कमी आई और ये प्राइस जो है OP से OP1 तक कर आए, तो उसके कारण मांग में क्या आया, परिवर्तन हुआ, मांग क्या हो गई, बढ़ गई। यही जो बढ़ी हुई मांग है ये OM से OM1 तक का पहुंच गई। तो इस केस को हम क्या कहेंगे, मांग का विस्तार, जहां पर आप जो है कीमत में परिवर्तन देख रहे हैं, कीमत में चेंजेस देख रहे हैं। उसके अपोजिट यदि हम मांग में वृद्धि की बात करते हैं तो कीमत जो है, मांग जो है वो कैसी रहने वाली है, आपकी मांग जो है वो चेंज हो रही है, वेराई कर रही है, लेकिन जो प्राइस है वो कैसे रह रहे हैं, समान रह रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। ये दूसरे अन्य घटकों की वजह से होने वाला चेंजेस है। तो यहाँ पर देखिए मांग में वृद्धि, प्राइस विल रिमेन द सेम 10 रुपीज 10 रुपीज, बट जो मांग है वो बदल गई, पहले 20 यूनिट थी, अब कितनी हो गई, 25 यूनिट हो गई। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की जब आप बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड को या फिर मांग में वृद्धि को, तो उसे कैसा रिप्रेजेंट किया जा रहा है, प्राइस जो है सेम है, ओपी है, ओके, ओपी प्राइस पर जो डिमांड थी पहली वो क्या थी, ओएम थी, अब अभी भी प्राइस वही है, ओपी है, जिसे हम ये यहाँ पर इस लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे प्राइस चेंज नहीं होने के बाद भी डिमांड में क्या आया है, परिवर्तन आया है, डिमांड क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसे हम ये D1 कर्व के माध्यम से दर्शा रहे हैं। तो दिस इज द केस ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। अब उसी के अपोजिट प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में क्या आ रही है, कमी आ रही है, प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, तो डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो इसे हम मांग का संकुचन कहेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कहेंगे। ये देखिए, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से। आप देख सकते हैं कि आपका जो प्राइस है पहले कितना था, 10 रुपए, प्राइस में क्या हुआ, चेंज हुआ, प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए, 10 से कितने हो गए, 13, 13। जब प्राइस में चेंज हुआ तो भाई अब डिमांड क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, डिमांड कम होगी क्योंकि मूल्यों में क्या हुई, वृद्धि। हमारा मांग का सिद्धांत क्या कहता है, मांग का सिद्धांत कहता है कि यदि मूल्य अधिक है तो हम उस वस्तु की कम क्वांटिटी डिमांड करते हैं। तो यहाँ पर प्राइस में चेंज की वजह से आप देख रहे हो कि डिमांड में क्या आई, कमी आई। पहले 20 यूनिट जो है, 20 इकाइयाँ हम जो है उस वस्तु की, XYZ वस्तु की डिमांड कर रहे थे। प्राइस के बढ़ने की वजह से, मूल्यों के बढ़ने की वजह से, कीमत में बढ़त होने की वजह से आपकी मांग जो है 6 यूनिट से क्या हो गई, कम हो गई। अब उस चीज को हम मांग का संकुचन कहेंगे और उसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने की बात आई तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। OX एक्सिस पर हम क्वांटिटी डिमांडेड शो कर रहे हैं और OY एक्सिस पर हम प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। OP इज द ओरिजिनल प्राइस, OP जो है वो ओरिजिनल प्राइस है, लेकिन अभी हमारे केस में क्या हुआ, प्राइस में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर OP1 इज द न्यू प्राइस, ठीक है। प्राइस में वृद्धि की वजह से हमारी डिमांड क्या हो गई, कम हो गई। तो OP प्राइस पर आपकी मांग कितनी थी, आपकी मांग थी OM, ठीक है, और OP1 प्राइस पर आपकी मांग क्या हो गई, OM1 हो गई, ठीक है। तो ये केस जो है मांग के संकुचन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बाद मांग में कमी, जब हम डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं तो इस केस में क्या है, दूसरे घटकों की वजह से मांग में कमी आ रही है, ठीक है। जो अलग अन्य घटक है, जैसा मैंने इससे पहले कहा, ये आय भी हो सकती है, पॉपुलेशन जनसंख्या भी हो सकती है, रिलेटिव गुड्स के प्राइस में चेंज को भी हम उसे कह सकते हैं। उसी प्रकार से आपका टेस्ट और फैशन में होने वाले चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर आपके जो प्राइस है वो कैसे है, सेम है, 10 रुपीज, बट स्टिल आपकी जो मांग है वो क्या हो गई, चेंज हो गई, मांग में क्या आई, कमी आई, ठीक है।
पहले 20 यूनिट्स डिमांड हो रहे थे, मांग हो रही थी 20 यूनिट्स की, अब कितने यूनिट्स की मांग हो रही है? 14 यूनिट की मांग हो रही है। तो ये जो केस है, ये जो सिनेरियो है, इस सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? मांग में कमी, और इसे डिक्रीजिंग डिमांड कहते हैं। तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन मतलब मांग में आपका विस्तार और संकुचन। विस्तार और संकुचन जो होता है वो मूल्यों की वजह से होता है, और मांग में जब हम वृद्धि और मांग में कमी की बात करते हैं, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड की बात करते हैं, तो ये प्राइस के अतिरिक्त दूसरे फैक्टर्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर आपका मूल्य सेम है, लेकिन फिर भी मांग क्या हुई है? कम हुई है। उसको डायग्रामेटिकली इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। प्राइस इज रिमेनिंग द सेम, प्राइस जो है समान है, लेकिन उसके बाद भी आपको मांग में क्या देखने को मिल रहा है? चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, और मांग क्या हो रही है? कम हो रही है। पहले ओरिजिनल मांग क्या थी? OM। अब आपकी जो प्राइस स्थिर रहने के बाद भी दूसरे फैक्टर्स की वजह से मांग में क्या आई है? कमी आई है, और आपकी मांग अभी क्या है? OM1। तो ये एस्पेक्ट्स जो है इस चैप्टर का लास्ट एस्पेक्ट था। तो हमने इस चैप्टर में बेसिकली कौन कौन सी चीज़ें देखी? हमने इस चैप्टर में बेसिकली देखा कि मांग जो है, मांग का अर्थ, ठीक है, साथ ही साथ मांग का फंक्शन, मांग फलन जिसे कहते हैं, मांग को निर्धारित करने वाले जो घटक है वो, उसी के साथ साथ आपका मांग का सिद्धांत। मांग के सिद्धांत में हमने जो है डायग्राम एज वेल एज उसका शेड्यूल के माध्यम से मांग के सिद्धांत को बताया, मांग के लॉ को बताया, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया। साथ ही साथ उसके जो अजम्पशन और एक्सेप्शंस होते हैं वो एस्पेक्ट्स पर फोकस किया, और ये आज आपका इसका लास्ट एस्पेक्ट है, इंक्रीज इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड, डिक्रीज इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, ठीक है। उसी के साथ साथ आपका मांग में, इस चैप्टर में मांग विश्लेषण की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक और छोटा स्मॉल एस्पेक्ट आ जाता है कि मांग के प्रकार क्या है। वो भी इसमें एक एस्पेक्ट है जो कि आप खुद भी उसको पढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा आपको उसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करते हैं तो मांग का जो नियम है, मांग का सिद्धांत जिसे हम कहेंगे, लॉ ऑफ डिमांड कहेंगे, अलॉन्ग विद द एक्सेप्शंस एज वेल एज अजम्पशन, उसके अजम्पशन और एक्सेप्शन के साथ साथ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसी प्रकार से मांग को निर्धारित करने वाले जो घटक है वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो क्वेश्चन जब हम बात करते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की बात करते हैं, तो उसमें यदि हम देखते हैं कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा भी आ सकता है कि मांग से क्या अभिप्राय है और मांग को निर्धारित करने वाले घटक कौन से हैं, ठीक है। तो ये 8 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, 16 मार्क्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। साथ ही साथ आपका जो दूसरा इस चैप्टर से बनने वाला क्वेश्चन है वो है मांग के नियम को आप जो है अजम्पशन अलॉन्ग विद एक्सेप्शंस के साथ एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है 8 और 16 मार्क्स के लिए ये पॉसिबल है। अभी की सिचुएशन में आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है, तो यदि आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उसमें इस चैप्टर पर वेटेज काफ़ी हद तक का ज़्यादा है। ये पॉसिबिलिटी है, अभी ऐसा श्योर नहीं है कि आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में, ऑब्जेक्टिव मोड में हो, ठीक है। बट हमें दोनों ही परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है। तो उसमें आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहिए। तो हमारा आज दूसरे यूनिट का पहला चैप्टर मांग विश्लेषण यहाँ पर ख़त्म होता है। इसके बाद हमें जो है मांग की लोच, उसी प्रकार से तटस्थता वक्र और मांग पूर्वानुमान, ये एस्पेक्ट्स जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमें फर्दर देखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।